नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो चर्चा का विषय है। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, आज हमने पेपर लिया है बीपीएससी का, जूलॉजी का पेपर लिया है। तो आज जो हमारा पेपर का हमने चुनाव किया है, वो जूलॉजी का बीपीएससी का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, ये उसका पेपर है। और ये जो कोड है, पेपर कोड ए है, अर्थात एबीसीडी जो दिए जाते हैं उनमें से पेपर कोड ए है। और इसमें सामान्य अध्ययन और प्राणी विज्ञान, यानी जो जूलॉजी के क्वेश्चन थे, जूलॉजी और ये, तो यहाँ अगर हम इस पे नजर डालेंगे पॉइंट नंबर 2 पे, तो पता चल जाएगा कि भाग 1 पर 1 से लेके 40 नंबर तक के क्वेश्चन जीएस और जीके के थे। और 41 से लेके 120 जो क्वेश्चन थे वो आपके सब्जेक्ट के थे। तो ये हमारे सब्जेक्ट के हैं। तो चूंकि सारे क्वेश्चंस को तो हमें नहीं देखना है, केवल हमें देखेंगे किसका, जूलॉजी का पार्ट देखेंगे। बकाया इसका हम आंसर की जो है वो अपडेट करा देंगे अपने ऐप पर। तो हमारे जो ऐप के मित्र हैं उनको आंसर की उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, तो ये है और यहाँ से स्टार्ट होता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल सर्च करेंगे, जहां आपको विभिन्न एग्जाम की जानकारियां और जो पूरा बच्चों का ग्रुप जुड़ा है, कोई भी अपडेशन आता है, कोई भी सूचना आती है, किसी भी एग्जाम के रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है, सब अपडेट रहता है वहां। तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, जहां विभिन्न प्रकार की कोर्सेज अवेलेबल हैं। टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस, बीपीएससी, आरपीएससी और उत्तराखंड का एलटी का एग्जाम, सबके कोर्स अवेलेबल हैं। और इतनी फीस में अवेलेबल है कि जितने में आप के यूकेजी बच्चे के एक माह की ट्यूशन फीस है, इतने में। आज ही ऐप को डाउनलोड करें, या हमारा वेबसाइट है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी biology.in, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें काली मैसेज कर सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 पर, सीधे 40 पर जंप करते हैं। ये आगे और डिस्कस करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या क्वेश्चन थे। तो जूलॉजी वाला पार्ट्स आज हम देखते हैं। तो इंग्लिश वाला पार्ट्स लेते हैं, तो इसके ऊपर वाला जूलॉजी वाला होगा, ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या कहता है? 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। इनमें से प्राय करेक्ट मैच क्या नहीं है, या इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं वो मैच कराए हैं। उसने कोशिकाएं दी हैं और उसके पार्ट्स बताए हैं। तो सार्टोली सेल्स बोला है, न्यूट्रिटिव का काम करता है, यानी पोषक का कार्य करता है। तो सार्टोली सेल कहाँ पाई जाती है? तो ये टेस्टिस से संबंधित है। कहाँ? टेस्टिस। टेस्टिस में हमारे सार्टोली सेल पाई जाती हैं, जो स्पर्म के न्यूट्रिशन का काम करती है, पोषण देने का कार्य करती है। सही है। लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये भी टेस्टिस से संबंधित है, वृषण से संबंधित है, जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। कोरोना रेडिएटा स्पर्म से संबंधित है? नहीं। कोरोना रेडिएटा जो है, ये संबंध है आपके ब्रेन से। किस हिस्से से संबंधित है? तो ये हमारे ब्रेन से संबंधित है। इसमें एफरेंट और इफरेंट नर्व्स आती हैं, या न्यूरॉन्स होती हैं, ये उससे संबंधित है। तो ऑप्शन कहता है इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी है, जिसका जो मैच है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 41 में हम बी को बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलेंगे। कहता है टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स ए बेबी बोर्न व्हेन। कहता है जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, एक्चुअली में इसका जो आपका लेबल है वो एनसीईआरटी का लेबल है। तो आज ही अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारी एक टेस्ट सीरीज चालू हुई है, ऑनलाइन टेस्ट है, आप तुरंत देंगे, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप कंप्यूटर में या फिर ऐप पर हमारे दे सकते हैं, ओनली 499 में। अभी जुड़िए और सारे टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। डेली शाम 4 बजे टेस्ट आता है, आप उसको दे सकते हैं। अगर आज ज्वाइन करते हैं, जो पिछले टेस्ट हो चुके हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे। कहता है टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स बेबी बॉर्न व्हेन। कहता है टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है, क्या कैसे बोलेंगे? तो एक जो नॉर्मली है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा, वो कहेगा टेस्ट ट्यूब में बेबी का बनना। तो वही उसने कहा, डेवलप इनटू टेस्ट ट्यूब। क्या टेस्ट ट्यूब परख नली में बेबी डेवलप होता है? बिल्कुल गलत है। फिर कहता है ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर
इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। तो बिल्कुल ये सही है। क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी जब होता है तो उसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं जो फीमेल है उसमें कोई कमी हुई, उसका ओवा प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है, या स्पर्म जो पुरुष के वो नहीं कर रहे हैं, तो डोनेट करने वाले स्पर्म और ओवा जो भी लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि ओवा को निकालते हैं और बाहर फर्टिलाइज करते हैं और फिर यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर देते हैं या डाल देते हैं। तो वो है, तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा 42 का? तो 42 का बी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। कहता है क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सिलेवरी ग्लैंड ड्रोसोफिला आर। कहता है जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं सिलेवरी ग्लैंड ड्रोसोफिला की सिलेवरी ग्लैंड में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, अब वो क्या कहलाते हैं? तो देखिएगा जियांट जब क्रोमोसोम आप पढ़ते हैं, आप कौन सा क्रोमोसोम पढ़ते हैं? जियांट क्रोमोसोम पढ़ते हैं। तो दो पढ़ते हैं, एक लैम्ब्रुस पढ़ते हैं और एक आप पॉलीटिन पढ़ते हैं। लैम्ब्रुस क्रोमोसोम कहां देखने को मिलते हैं? तो एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं लैम्ब्रुस क्रोमोसोम oocytes में। ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग ने देखा था। और जो पॉलीट्रिन जो क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं ड्रोसोफिला में। तो आप हम ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी, क्योंकि उसने पूछा है ड्रोसोफिला में जो स्लेवरी ग्लैंड में क्रोमोसोम संबंधित है वो है पॉलीटिन क्रोमोसोम। इसमें डार्क और लाइट बैंड आपको दिखाए गए होंगे, जब आपने देखा होगा इस तरह लाइट और ये डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, इस तरह दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 पर चलते हैं। इन द F2 जनरेशन 9:7 रेशियो रिप्रेजेंट। F2 जनरेशन में जो 9:7 का रेशियो किस में आता है? कहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आता है, यानी अपूर्ण प्रभाविता में आता है, या कोडोमिनेंस सह प्रभाविता में आता है, या एपिस्टैटिसिस में आता है। तो यह प्राय एपिस्टैटिसिस में हमें देखने को मिलता है। कौन? 9:7 का जो रेशियो है वो हमें कहां देखने को मिलता है? तो एपिस्टैटिसिस में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे नजर डालते हैं। आज हम आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। वो वैसे हमारी बहुत आदत नहीं, बहुत मैं लंबा वीडियो लेना और क्लास बहुत लंबी और वीडियो लेना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि दिमाग जब तक छात्र का काम करे, जब तक पढ़ने में मजा आए तभी तक पढ़ना चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए क्लास। इफ द फादर ऑफ ए फैमिली हैज ए डिजीज व्हाइल द मदर इज नॉर्मल। कहता फादर फैमिली हैज द डिजीज व्हाइल मदर आर नॉर्मल, यानी हम ले लेते हैं ये है XY और फादर कैसा है? हैज डिजीज, उसको रोग है, ठीक है, ये रोग है। एंड मदर इज नॉर्मल, और मदर क्या है? X कर लेते हैं, तो ये क्या है? नॉर्मल है। इनहेरिटेड द डिजीज एंड नॉट इन सन। लड़के में कोई डिजीज नहीं है, तो ये आ जाएगा, ये बिल्कुल इसमें डिजीज नहीं होगा। दिस टाइप इनहेरिटेंस, ये क्या कहलाता है? तो कलर ब्लाइंडनेस आपने इंटरमीडिएट में और बीएससी में पढ़ा होगा। कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता हिंदी में बोलते हैं, या फिर आपने पढ़ा होगा हीमोफीलिया। ये दो रोग हैं। तो ये किससे संबंधित है? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट से, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव से, ऑटोसोमल रिसेसिव से। तो ये है सेक्स लिंक्ड, किससे संबंधित है? तो ये प्राय संबंधित है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट से। किससे? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट से। और इसका क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम पर अक्सर देखने को मिलता है, कलर ब्लाइंडनेस और इसका। तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। कलर ब्लाइंडनेस ले लो और या फिर हीमोफीलिया, यही दो आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। और अगर आपको हिंदी पसंद है तो ये हमें स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट यूट्यूब से ले सकते हैं, ऐप पर अलाउ नहीं है। और ये वीडियो ऐप पर भी जाएगा और हमारे यूट्यूब पर भी जाएगा। The process of a DNA replication is affected by enzyme known as। कहता है वह प्रोसेस जो DNA replication is affected, डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो प्राय प्रभावित होता है, किस एंजाइम से प्रभावित होता है? तो सिंपल सी बात है, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम से डायरेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन प्रभावित होता है। ध्यान रखिएगा, कौन? डीएनए पॉलीमरेज, जो पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट है उससे डीएनए रेप्लिकेशन डायरेक्ट प्रभावित होता है। तो 46वें बी को हम सही करेंगे। डीएनए जो रेप्लिकेशन में कई सारे एंजाइम भाग लेते हैं। जब कुंडलन होता है हेलिकेज भाग लेता है। कौन कौन? हेलिकेज भाग लेता है, हेलिकेज के साथ टोपोआइसोमरेज, एसएसबी प्रोटीन्स भाग लेती हैं, और पॉलीमरेज भाग लेता है, आरएनए पॉलीमरेज भाग लेता है, ये सब भाग लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 47 पे।
ए क्रोमोसोम विथ ए सेंट्रोमियर नियर ए मिडिल इज कार्ड। कहता है क्रोमोसोम्स है, तो मान लेते हैं ये क्रोमोसोम्स है, सेंट्रोमियर नियर द मिडिल, मतलब मिडिल में नहीं है, तो क्या हुआ, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है और ये बीच में है और इसका दूसरी भुजा छोटी होगी, क्योंकि मिडिल में नहीं, मिडिल में होती दोनों भुजाएं बराबर होती, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। तो 47 में बी करेंगे। क्या करेंगे, तो 47 में जो सही करेंगे बी को सही करेंगे। और मेटासेंट्रिक क्या होता है, जिसमें सेंट्रोमियर मध्य में हो और दोनों जो क्रोमोसोम्स हो वो बिल्कुल बराबर दोनों की भुजाएं हो, वी के आकार का अक्षर बनाए, ये होगा मेटासेंट्रिक। क्या होगा, मेटासेंट्रिक होगा। एक्रोसेंट्रिक क्या होगा, जिसके अग्रभाग पे सेंट्रोमियर हो। और एसेंट्रिक क्या होता है, जिसमें सेंट्रोमियर ना हो। तो ऑप्शन हम बी बिल्कुल सही करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 48 पे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर which is the book in which Darwin published the theory of evolution। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी, यानी जैव विकास के संबंध में डार्विन ने अपनी बुक लिखी। डार्विन जानते ही हैं, दो वैज्ञानिक सबसे महत्वपूर्ण है, डार्विन और लैमार्कवाद, दो ही हम पढ़ते हैं मुख्यतः, डार्विन को और लैमार्क को, दो को पढ़ते हैं। तो डार्विन ने एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसमें कहता है ऑन द एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी बुक लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और देखिए यहां भी दिखा है ये एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, तो एवोल्यूशन स्पीसीज नहीं था, क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था, बाय मींस द नेचुरल सिलेक्शन। तो ऑप्शन सी को बिल्कुल हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे, ऑप्शन सी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है पी प्लांट्स, मटर का जो पौधा था, वर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज। कहता है मटर का पौधा मेंडल ने क्यों चुना था अपने एक्सपेरिमेंट में, उसके कारण क्या थे। तो कहता है दे वर चीप, दे वर अवेलेबल इजिली, दे हैड कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स मोर देन वन ऑफ द एबव। इनमें से क्या सही करेंगे, तो इनमें से सही करेंगे कौन, दे हैड कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। तो हम ऑप्शन सी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन विच एस्पेक्ट्स डार्विन थ्योरी इज रॉन्ग। प्राय किस एस्पेक्ट्स में डार्विन की थ्योरी गलत सिद्ध होती है या रॉन्ग है। तो इसकी एक बार हिंदी आपको दिखा दें जिससे आप कंफ्यूज ना हो। डार्विन के सिद्धांत में किन पहलुओं में गलत है, ध्यान रखिएगा। तो हमने इसलिए हिंदी दिखाई जिससे कंफ्यूज ना हो। तो कहता है विच एस्पेक्ट डार्विन थ्योरी इज रॉन्ग, किस एस्पेक्ट में डार्विन की जो थ्योरी थी वो प्राय रॉन्ग थी। तो कहता है हाई इफिशियंसी ऑफ रिप्रोडक्शन, ये तो डार्विन ने के थ्योरी में आता ही है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बिल्कुल, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो मोर देन वन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो ऑप्शन ई आएगा 50 में, नन ऑफ एबव। ये तो सारा का सारा डार्विन के बारे में सही है, केवल ई नंबर है जो ऑप्शन किस तरह का नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस का। अच्छा, फिर क्वेश्चन कहता है द अमीनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडान फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज। तो इनिशिएशन कोडान कौन सा होता है, इनिशिएशन कोडान कौन सा होता था, AUG होता है। और AUG किसको कोड करता है, तो ये कोड करता है मेथियोनिन को, मेथियोनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है। तो ऑप्शन क्या सही लगाएंगे, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे, ये मेथियोनिन को कोड करता है। इनिशिएशन कोडान होता है, प्रारंभन कोडान होता है। हम दो तरह के कोडान पढ़ते हैं, एक टर्मिनेशन कोडान पढ़ते हैं और एक इनिशिएशन, दोनों से क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखना, दोनों से क्वेश्चन बनता है, इनिशिएशन कोडान और टर्मिनेशन कोडान। इनिशिएशन होता है मेथियोनिन और जो टर्मिनेशन कोडान होता है वो होता है उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। ये होते हैं टर्मिनेशन कोडान, टर्मिनेशन
कोडान होते हैं, ध्यान रखिएगा। समापन कोडान के नाम से इनको जानते हैं। तो चूंकि यहाँ AUG से संबंधित है तो मेथियोनिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in human the number of ova and sperm that would be produced from 100 secondary oocyte, ध्यान रखिएगा 100 secondary oocyte and 100 secondary spermocide during the gametogenesis, कितने ओवा बनेंगे और कितने स्पर्म बनेंगे। तो कितने स्पर्म और कितने ओवा बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा एक सेकेंडरी oocyte से केवल एक ओवा बनते हैं, तो यहाँ 100 है तो 100, और एक सेकेंडरी oocyte से ध्यान एक स्पर्मोसाइट से 2 बनते हैं, तो 100 से कितने हो जाएंगे 200, तो 100 ओवा और 200 स्पर्म। तो ऑप्शन हम ये लगाएंगे सी नंबर, ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी दिया हुआ आपको ऐप पर, हमने जो क्लासेस ली हैं, थ्योरी क्लासेस हैं, उसमें हमने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया है और हमने आपको oogenesis पढ़ाया है। एम्ब्रियोलॉजी वाला जब पार्ट खुलेंगे तो वहां देखेंगे, तो आप वहां इसको देख सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, और क्रॉसिंग ओवर जब हमने आपको पढ़ाया ऐप पर, जब आप सेल डिवीजन पढ़ाए तो वहां आपको मिलेगा। ये कहता क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन, और ये क्वेश्चन केवीएस 2018 में भी पूछा गया है, ध्यान रखना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया। क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन किसके बीच में पाया जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट द पैकिटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेस। तो 53 का सही क्या करेंगे, ए नंबर सही करेंगे। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं, कौन से होते हैं, नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और कब होता है, पैकिटिन स्टेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पैकिटिन स्टेज में होता है। तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं 54, द बार्थोलिन ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लोकेटेड। कहता है जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है, बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होती है, जो वेजिनल पार्ट्स होता है उसको लुब्रिकेंट बनाती है, चिकना बनाती है, जो सेक्स से पहले क्या करता है उसको चिकना बना देती है। तो कहता है बार्थोलिन ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर लोकेटेड इन, मादा जननांग में जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो कहाँ स्थित होती है, बोथ साइड ऑफ यूट्रस, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है वेजाइना को लुब्रिकेंट बनाती है, चिकनी बनाती है। आउटसाइड ऑफ द सेरेविक्स, आइदर साइड ऑफ द वेजाइना। तो ऑप्शन सी को हम 54 में क्या करेंगे, सी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if both genotype and phenotype show the same ratio 1:2:1 in the F2 generation it show, कहता है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम हो तो इनमें से किसका होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कंप्लीट डोमिनेंस इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कोडोमिनेंस, मोर ऑफ द एबव या नन ऑफ एबव। इसमें से कौन सा सही होगा, तो ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब आप पढ़ते कहाँ, जब आप मेंडल्स के नियमों का विचलन पढ़ते हैं, और वो गुलमिराविलिस जलापा में जब प्रयोग किया गया था, जो जिसमें रेड फ्लावर न प्राप्त होकर पिंक फ्लावर प्राप्त हुए, वहां आप ये देखने को मिलेगा, वो रेशियो यहाँ मिलता है, वही क्वेश्चन ही है वो। तो आप जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे हमारे ऐप पर, तो आपको ये वाला क्वेश्चन वहां पूरी डिटेल में आपको कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 56 पे। Which of the following enzymes separates the two strands of DNA during replication? Which of the following enzymes separates the two strands of DNA during replication? DNA replication के समय इनमें से वो कौन सा एंजाइम है, ध्यान रखिए, डीएनए रेप्लिकेशन के समय, डीएनए के द्विगुणन के समय, जब डीएनए इस तरह से ये मान ये ऐसे होता है ना डीएनए, ये तो इनका जो कुंडल खोलता है या दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करता है, तो वो हेलिकेज एंजाइम होता है। हेलिकेज एंजाइम प्राय कौन कौन काम करते हैं, एक होता है हेलिकेज, दूसरा होता है एसएसबी प्रोटीन और टोपोआइसोमरेज, ये एंजाइम होते हैं। तो इनमें से जो कुंडलन खोलने का काम करता है वो कौन करता है, वो करता है हेलिकेज। क्या करता है, हेलिकेज का काम है। तो ऑप्शन हम बी को
सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड द मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज, कहता है जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इंटरमीडिएट में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको बीएससी में देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अर्थात कोशिका द्रव्यीय क्या बोलेंगे, आनुवांशिकी बोल सकते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी है वो। इनमें से आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है, आपको कप्पा पार्टिकल्स, ध्यान रखिए कहाँ देखेंगे, कप्पा पार्टिकल्स दिखाए गए, पैरामीशियम के जो कप्पा पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं, और पाइला में जो राउंडिंग होता है सेल के ऊपर वो दिखाया गया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी साइटोप्लाज्म से संबंधित है, वहां ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कहता है मैटरनल क्यों होता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया, जो बच्चे को माइटोकांड्रिया मिलती है उसे मात्र चंद्रिका बोलता है। ये हम जब एमएससी में पढ़ते थे तो हमारे जेबी सिंह सर थे और एमएससी में पढ़ाते थे, तो वो मात्र चंद्रिका कहते थे, तो वो मुझे याद है आज उनके विषय में, और वो उनका स्वर्गवास हो गया अभी 2-3 साल पहले, आज उनकी बड़ी याद आ रही है मुझे। तो अब मैटरनल जो इनहेरिटेंस है, it is without the sexual reproduction, only female parent take part in the multiplication, most of the cytoplasm of the zygote provided by the ovum। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म होता है, देखिए स्पर्म आता है, स्पर्म का जो अधिकतर हिस्सा होता है सब नष्ट हो जाता है, केवल उसका मुख्य जो केंद्रक वाला भाग होता है वह अंदर जाता है, और बकाया जो साइटोप्लाज्म होता है वो ओवा का ही होता है, अंडाणु का ही होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी होते हैं वो ओवा के ही होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, तो 57 का क्या सही करेंगे, तो 57 का सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल XX एंड फीमेल XY आर समटाइम्स सीन एज ए रिजल्ट ऑफ, ध्यान रखिएगा मेल XX है और फीमेल XY है, आर समटाइम सीन एज ए रिजल्ट ऑफ हार्मोनल discord segment and transfer of the XY chromosome, the presence of aneuploidy more than one of the above or none of above। तो 58 का इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें सही होगा सेगमेंट ट्रांसफर इन द X एंड Y क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो बी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्राइट्स is characteristic of a single gene, which of the following of two traits is characteristic of a single gene। तो इसमें से वो कौन से लक्षण जो सिंगल जीन के द्वारा कवर्ड होते हैं वो प्राय कौन से हैं, सीड कलर एंड शेप, फ्लावर कलर एंड पोजीशन, या फिर कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड कोट। तो ऑप्शन यही है, कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड कोट जो होते हैं ये प्राय क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक ही जीन से कंट्रोल होते हैं, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड टू कट डीएनए मॉलिक्यूल इन द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम यूज्ड इन डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है, और डीएनए मॉलिक्यूल को कट कौन करता है, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। तो कौन एंजाइम कट करेगा, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। कौन कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ऑप्शन सी को हम 60 में क्या सही करेंगे, तो सी को सही करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, सिक्सटी वन क्या कहता है, in 1983 used recombinant DNA technology to produce insulin। इंसुलिन को 1983 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा इंसुलिन जो प्राप्त किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो एली एंड लिली के द्वारा। ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा हिम्यूलिन, अब जो इंसुलिन आता है, ये क्वेश्चन पीजीटी यूपी में पूछा गया था कि जो इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन आता है वो किस नाम से आता है मार्केट में, तो हिम्यूलिन के नाम से आता है। क्या है, हिम्यूलिन के नाम से आता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में, हिम्यूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन, कहता है इनमें से वो पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन कौन सा है। तो जेनेटिकली जो इंजीनियर्ड हार्मोन्स है वो इनमें से कौन सा है 62 में। तो 62 में हम कौन सा सही करेंगे, तो वो है इंसुलिन। कौन सा है, इंसुलिन। जेनेटिक जो इंजीनियर्ड हार्मोन्स है वो इंसुलिन है। इंसुलिन का रिकॉम्बिनेंट तकनीक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। इस समय क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट तकनीक के द्वारा इसका उत्पादन प्रॉपर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, इनमें से वह स्टेटमेंट कौन सा है जो पूर्ण रूप से गलत है। एवरी हनी बी कॉलोनी comprises of a single queen. The drone bees are female and do not have a sting. Both workers and drones develop from the unfertilized egg. ये उसने कहा है। अब इसमें क्या सही होगा, तो 63 में क्या होगा, 63 में डी नंबर सही होगा, मोर देन ऑफ द एवब। क्या होगा, मोर देन ऑफ एवब। इस पे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में एक रानी होती है, बिल्कुल सही है। ड्रोन मधुमक्खी मादा होती है, ध्यान रखिए, ड्रोन मधुमक्खियां मादा होती हैं और उनके डंक नहीं होते, तो ड्रोन मधुमक्खियां मादा नहीं होते, ड्रोन मधुमक्खियां नर होते हैं। क्या होते हैं, नर होते हैं। श्रमिक और ड्रोन दोनों ही अनिषेचित अंडे से विकसित होते हैं। क्या होते हैं, ड्रोन और श्रमिक दोनों ही अनिषेचित अंडे से डेवलप होते हैं, ये कहना है इसका। तो अब क्या है, यहाँ ऑप्शन कायदे में ए नंबर सही होना चाहिए। ड्रोन जो होता है वो नर मक्खी होता है, मादा नहीं होता है। और श्रमिक और ड्रोन अनिषेचित अंडे से विकसित होते हैं, नहीं। जो ड्रोन होता है वो अनफर्टिलाइज एग से होता है और जो श्रमिक होते हैं वो फर्टिलाइज एग से विकसित होते हैं। किससे होते हैं, फर्टिलाइज एग से। तो इनमें से ऑप्शन ये दो गलत है, ऑप्शन ए सही होगा। आप भी अपनी राय इस पर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 64 नंबर, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न ऑफ ए चाइल्ड इज, अगर किसी चाइल्ड का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है वो कैसा होगा, एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट बोथ आर पेरेंट्स, 100% सिमिलर टू द मदर डीएनए पेरेंट्स, 50% बैंड सिमिलर फादर एंड रेस्ट सिमिलर टू द मदर। बिल्कुल सही है। 50% बैंड्स जो उसमें दिखेंगे, एक्चुअली में डीएनए तो हम देख नहीं सकते, तो क्या करते हैं, उनको एक्सरे करते हैं, एक्सरे पे बैंड देखते हैं, तो वो 50% पिता से मिलते हैं और 50% संभवतः माता से मिलते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्राय सही है। ऑल इम्यूनोजीन्स आर एंटीजन बट ऑल एंटीजन्स आर नॉट इम्यूनोजीन्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, इफ मोर देन सिंगल स्पीसीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड एट टाइम देन इट इज कॉल्ड, मोर देन सिंगल स्पीसीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड देन, यहां आते हैं थोड़ा सा, यदि एक समय में मछली की एक से अधिक प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे पॉलीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीकल्चर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोर देन सिंगल स्पीसीज ऑफ फिश कल्चर्ड एट द टाइम देन इट इज कॉल्ड, तो उसे हम प्राय पॉलीकल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, पॉलीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the step taken by the government to the protect the wildlife, कहता है which of the following step, कौन कौन से कदम उठाती है गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल गलत है। प्रॉपर फूड फैसिलिटीज ऑफ द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, वेरियस प्रोजेक्ट टू द प्रोटेक्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। 67 में हमारा क्या सही होगा, तो 67 में हमारा सी सही होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं जिससे क्या हो, एनिमल्स को बचाया जा सके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है,
on what does the harmful effect of population depend? On what does the harmful effect of pollution depends? इसका हिंदी वर्जन आपको दिखाएं। प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? प्रदूषकों की सांद्रता और जीव पर, प्रदूषकों की सांद्रता, प्रदूषकों और जीव के संपर्क की अवधि, प्रदूषकों की सांद्रता, प्रदूषकों की संपर्क अवधि, या उपयुक्त में से मतलब एक से अधिक। तो किस पर करता है? प्रदूषकों की सांद्रता, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो कितने कंसंट्रेट हैं, कितने ज्यादा मात्रा में है, और प्रदूषकों और जीवों के संपर्क में, आप उन तत्वों के संपर्क में कितने समय तक रहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ड्यूरेशन, एक्सपोजर टू द पॉल्यूटेंट्स एंड द ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन बी होगा, कितना मात्रा में जो हमारा प्रदूषक है वो कितना है। मान लेते हैं थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड है या धुआं आपके कमरे में थोड़ा है तो नुकसान नहीं करेगा। मान लो पूरा कमरा बहुत ज्यादा धुएं से भर दिया जाए तो आपको क्या हो जाएगा? नुकसान, यानी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया गया। और कितने संपर्क, मान लो एक बार कमरे में आप दौड़ के आए और दौड़ के निकल गए, और वो थोड़ी देर के लिए संपर्क में रहे। यदि आपको कमरे में लंबे समय के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? ज्यादा हानिकारक होगा। तो बस वही वाला ये पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, absence of acrosome will affect which activity is the normal sperm। तो आप जब स्पर्म बनाते हैं शुक्राणु तो उसके अग्रभाग पर एक्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम में क्या होता है? तो गोल्जी बॉडी होती है। क्या होती है? गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है? ओवम की वाल को गलाता है और इंटर करने में मदद करता है। तो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, एनर्जी यूटिलाइजेशन फॉर मूवमेंट, पेनिट्रेशन इनटू द ओवम। उसमें किसमें दिक्कत आएगी? तो उसको ओवा के अंदर प्रवेश करने में समस्या होगी। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। अगर एक्रोसोम, उसका कहना अगर एक्रोसोम नहीं है, क्या है? एक्रोसोम नहीं है, तो ये ओवा के अंदर प्रवेश करने में इसको प्रॉब्लम होगी। तो 69 का जो हम सही करेंगे वो सी करेंगे। एक्चुअली में आज हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं। बहुत डिटेल क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में हम लगभग 2-2 मिनट 3-3 मिनट ले जाते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। तो आज हम उतनी ही डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं जितनी में पेपर सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वाइबल मटेरियल ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज be preserved? How can viable material of the endangered species be preserved? बट जो endangered species है उसका वो कौन सा तत्व है जिसको हम रोक सकते हैं, जिससे बना सकते हैं? हिंदी में चलेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा हिंदी में। लुप्त प्राय, कहता है लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार सामग्री को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? उनका जीन बैंक बनाकर, क्या बनाकर? डीएनए वगैरह उनको हम क्या कर सकते हैं? संचित करके। तो 70 का क्या सही होगा? जीन बैंक, बाय जीन बैंक। किससे? जीन बैंक क्या होते हैं? जिसमें किसी भी जीव का हम डीएनए को क्या करते हैं? संरक्षित कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, क्लोनिंग के लिए, और टिश्यू कल्चर के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में यूज करने के लिए, आदि आदि के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 71 पे। कहता है, who among the following is known as the father of biological classification? Who among the following is the known as the father of biological classification? इसमें फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से किसने? तो कैरोलस लीनियस को जानते हैं, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, वही बोला है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानता है। एरिस्टोटल को किसके नाम जानते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। जॉन डे ने क्या दिया था? तो स्पीसीज दिया था। क्या दिया था? स्पीसीज शब्द दिया था। ऑप्शन चूंकि जो पूछा है तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। कहता है ये जो जंतु दिए हैं इनमें से वो कौन सा फाइलम है जो कंप्लीटली मैरीन है, या उसके सारे के सारे जीव समुद्र में पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं?
समुद्र में। तो वो इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा है जिसके सारे के सारे जीव किसमें पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा में कौन आता है? तो स्टारफिश। आप बीएससी में या इंटरमीडिएट में और जो पढ़ते हैं वो केवल इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश को आप पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? स्टारफिश, सितारा मछली को या तारा मछली को पढ़ते हैं। तो वही इकाइनोडर्मेटा है जो कंप्लीटली पूर्ण रूप से मैरीन है या समुद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरएनए वायरस? इनमें से प्राय आरएनए वायरस कौन नहीं है? ध्यान रखिएगा, इसमें से आरएनए वायरस कौन सा है? तो एपिस्टेन बैर वायरस, ये आरएनए वायरस है। वेरिसेला जोस्टर वायरस आरएनए वायरस है। हार्पीस सिंप्लेक्स वायरस आरएनए वायरस है। तो यह आएगा नन ऑफ एबव, ऑप्शन ई को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट ऑफ विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन? कहता है विक्रमशिला जो गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है ये कहाँ स्थित है? तो ये मित्र बिहार में स्थित है। किससे संबंधित है? डॉल्फिन से संबंधित है, गंगा में। तो ये बिहार से संबंधित है, ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। 75 पे कहता है, क्या कहता है? Which of the following is an example of dense irregularly arranged कनेक्टिव टिश्यू? कहता है इनमें से डेंस जो अनियमित रूप से अरेंज जो संयोजी ऊतक है इनमें से वो कौन सा है? तो 75 का हम क्या सही करेंगे? 75 का होगा बी डर्मिस को। किसको करेंगे? ये आपको जब हमने आपको टिश्यू पढ़ाए हैं तब आपको ये मिलेगा वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which artery supplies oxygenated blood to the rabbit brain? कहता है इसमें से वो कौन सी आर्टरी है? ये ब्लड सर्कुलेशन से क्वेश्चन है। और इनमें से वो कौन सी आर्टरी है जो ऑक्सीकृत ब्लड को रैबिट के ब्रेन तक ले जाने का कार्य करता है? वो कौन सी इसमें है? तो बताइए, पल्मोनरी आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड या इंटरनल कैरोटिड? तो वो प्राय इनमें से कौन सी है? तो वो है इंटरनल कैरोटिड। कौन सी आर्टरी है? ये क्या करती है? ये ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अल्ट्राथिन सेक्शन आर स्टैंड बाय? कहता है जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें पतले जो सेक्शंस होते हैं उनको किससे स्टेन करते हैं? तो यूराइनल एसीटेट एंड लेड सीट्रेट से। तो 77 में ऑप्शन क्या सही करेंगे? ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच इज द फॉलोइंग इज द थिकनेस ऑफ ईच डेंस बॉन्ड? तो जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है वो किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। और उन्होंने क्या बताया था कि सबसे बाहर प्रोटीन होती है और ये इस तरह से मॉडल अगर आपको याद हो, और ये लिपिड होता है, ये इस तरह से बताया था। और इन्होंने कहा था इसकी 20 एंगस्ट्रॉम मोटाई होती है, इसकी 20 एंगस्ट्रॉम होती है और इनकी 35 एंगस्ट्रॉम मोटाई होती है। टोटल 75 एंगस्ट्रॉम बताया था। ठीक है, तो कहता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच आर द फॉलोइंग द थिकनेस ऑफ ईच डेंस बैंड? तो ईच डेंस बैंड बाहरी बैंड को लेके चले तो 20-20 एंगस्ट्रॉम है। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। ईच प्रत्येक की मोटाई कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 79 पे। फैसिलेटेड डिफ्यूजन डिफर फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन? कहता है जो फैसिलेटेड डिफ्यूजन होता है वो किस प्रकार से अलग होता है सिंपल डिफ्यूजन के? तो इस पे चलते हैं। कहता है सुसाध्य विसरण साधारण विसरण से, हाँ तो इसमें से थोड़ा सा व्यवधान आया। इसमें से सुसाध्य जो विसरण होता है साधारण विसरण से किसके कारण भिन्न होता है, ये उसका कहना है। हम चूंकि हिंदी इसलिए दिखा लेते हैं, कुछ शब्द हिंदी में बहुत अच्छे से, चूंकि
हिंदी रीजन के होने के कारण, जैसे बिहार का पेपर है तो हम लोग हिंदी बोलते हैं अक्सर, और इसीलिए पेपर डुअल भाषा में होता है। और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हिंदी और इंग्लिश जब भी पेपर पढ़ें, तो जब भी आपको इंग्लिश में अगर लगे कि टर्म समझ में नहीं आ रहे तो हिंदी देख लें, और हिंदी में अगर पेपर दे रहे हैं, कभी कोई टर्म्स आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कहना क्या चाह रहा है, तो इंग्लिश पढ़ लें। उससे क्या होता है, कुछ चीजें नॉर्मली आपको हिंदी इंग्लिश के चक्कर में सही हो जाती हैं। तो 79 का सही क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक, रिक्वायर्ड ऑफ द कैरियर और कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट आदि आदि, तो एक से अधिक सही होंगे। 80 नंबर कह रहा है द नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन द स्टैक ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन द मोस्ट एनिमल ऑफ एंड प्लांट आर। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इस तरह से देखा होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस तरह से बना होता है, अगर आपने ध्यान दिया इस तरह से, तो ये एक सिस्टर्नी है। तो कहता है उसमें इनका कितनी संख्या होती है, सिस्टर्नी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो कहना चाह रहा है। तो वो कह रहा है 3 से लेकर 8 तक होती है, 3 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8 तक होती है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। तो इस तरह से आज हमने आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम बहुत जल्द लेके आएंगे, और पेपर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आज ही हमारे ऐप को, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करिए, और हमारे कई मित्र डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के बीपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं, बीपीएससी पीजीटी में, और उन्होंने जो है और वो चयन ले लिया है, बीपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं और उनका चयन प्रॉपर हो चुका है। उन सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना सिलेक्शन ज्वाइनिंग ले ली है। अभी कल ही कई मित्रों ने संपर्क किया और उन्होंने इसकी सूचना दी कि सर हमने ज्वाइनिंग ले ली है। उन सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार की तरफ से। आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें और क्रिएट अकाउंट पर जाएं, नया अकाउंट बनाएं, और आप हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे ज्यादा टीजीटी पीजीटी में चयन देने वाला परिवार है, और फीस इतनी कि किसी की 999, किसी की 1100 है, किसी की 1200 है, किसी की 500 है, इस तरह की फीस है। आज ही आप जुड़िए, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, आपको ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल होंगे, आपको नोट्स का पूरा एक और क्या, पूरे नोट्स का एक आपको लाइब्रेरी मिलेगी, रात को डिस्कशन होता वो मिलेगा, प्रैक्टिस सेट वो मिलेंगे, सब आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। आज ही जुड़े। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।